सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये न्यूमेरिकल्स वाला लेक्चर है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले चैप्टर को समझ लेना और समझा दिया गया है। तो अगर चैप्टर नहीं आपने समझा है तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स मत करना, तो समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिर दोबारा। पहले चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ लेना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करना। तो ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूले को मैं ज़रूर समझाऊंगा एक एक करके। सो टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी, तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से, एंड देन न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक है, न्यू इधर आ जाएगा, टाइम नीचे आ जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम, ये भी हम लोग ने किया हुआ है, वेवलेंथ अपॉन टाइम है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेवलेंथ अपॉन टाइम। तो वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया और टी हो गया टाइम, जिसमें से अगर हम इसको अपॉन टी को थोड़ा सा अलग सरका दें, 1 अपॉन टी हटा दिया इधर इनटू लैम्डा। ठीक है ना, दोनों तो एक ही बात है ना। तो 1 अपॉन टी को हमने क्या सीखा था, न्यू सीखा था, फ्रिक्वेंसी सीखा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी हो गया। तो सी के दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से पकड़ के रखना। एक तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, सी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, दूसरा लैम्डा अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसके बाद वेव नंबर है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा हमें लेंथ जो लेना है वो एसआई यूनिट में लेना है, मीटर में लेना है। इसके बाद देखो एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है ना, ये एच की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा की जगह हम लोग देख लो ज़रा, सी अपॉन लैम्डा, तो सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी होता है क्या, देखो ये फ्रिक्वेंसी है, सी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम ये फेर बदल कर सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वॉट, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एनर्जी का फॉर्मूला। जैसे कि पता है कि फोटोन हमने लाइट हमने इंटर कराया। ठीक है ना, इंटर कराने में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एच इंटू फ्रिक्वेंसी, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी का स्क्वायर। तो ये जो है ना एच न्यू नॉट, ये क्या है, ये एक वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन चिपका हुआ था उसको उखाड़ने के लिए जो एनर्जी लगी। एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा इधर, एच इंटू फ्रिक्वेंसी देखा, तो यही है एच इंटू फ्रिक्वेंसी मतलब टोटल एनर्जी। ये क्या है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने में जो एनर्जी लगी, प्लस अगर इलेक्ट्रॉन उखड़ के दूर भागा, एक वेलोसिटी ली उसने, एक काइनेटिक एनर्जी ली। जैसे कि ये समझो कि पेन है, पेन चिपका हुआ है उससे, तो मैंने क्या किया, एक एनर्जी, एक ताकत लगा के इस पेन को मैंने उखाड़ा, और ऐसे उखाड़ा, इतनी जोर से धक्का दिया, उखाड़ के कुछ ये वेलोसिटी से भागा भी, यानी कि उखाड़ा हमने, यानी उखाड़ने में जो एनर्जी लगी ये एच न्यू नॉट, प्लस उसके अंदर कुछ एक वेलोसिटी भी आई, तो हाफ एम वी का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये वाले यानी बेसिक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के फेंकने की, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो उखाड़ के फेंका, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाद में इसके नीचे एक फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा ओवर मतलब एक इक्वलेंट लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 लैम्डा 2 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 3 डॉट डॉट 1 अपॉन लैम्डा, सबके रेसिप्रोकल प्लस कर देंगे तो एक ओवरऑल वेवलेंथ मिल जाएगी। इसके बाद देखो वेव नंबर का, जिस तरह वेव नंबर का 1 अपॉन एक लैम्डा फॉर्मूला था, यहाँ पर एक और फॉर्मूला आया वेव नंबर का, जो कि शेल्फ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि पता है इलेक्ट्रॉन के अपने शेल से एनर्जी अगर उसके अंदर ज़्यादा आगे एक्साइट हुआ तो ऊपर जाएगा, फिर डी एक्साइट हुआ तो नीचे आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड फार्मूला है वेव नंबर का। यहाँ पे देखो 109633, ये एक रेडबर्ग कांस्टेंट है, अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर इनिशियल माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर फाइनल। मतलब फाइनल इनिशियल पहले कहाँ था, कौन से शेल में था, बाद में कौन से शेल में आ गया, तो इन दोनों को माइनस करना है सेंटीमीटर। ठीक है,
उसके बाद वेव, ठीक है। तो वेव नंबर एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन एटम की बात अगर हम करेंगे तो हाइड्रोजन एटम की बात कर लो इसी में ही। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में शेल कितने होते हैं, इनिशियली 2 होंगे। तो 109677 1/2 का इसका -1/n², या जहाँ पे एक्साइट होके जिस सेल में भी जा रहा है, ठीक है। सो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल है कि अगर फॉर्मूले पे आपने पक्के याद कर लिए और आप ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाए तो फॉर्मूले भी पक्के याद कर लिए तो कुछ ना कुछ एग्जाम में आप कर सकते हो। लेकिन ठीक है, प्रिपरेशन तो करनी है, लेकिन मैंने एक बात बताई कि कम से कम फॉर्मूले आपको पक्के याद करने हैं। उसके बाद बोर मॉडल के फॉर्मूले हम लोग देखेंगे। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना होता है हाइड्रोजन एटम या उसके स्पेसिस का, n² a0। तो a0 क्या है 52.9 पिकोमीटर। व्हाट इज पिकोमीटर? पिकोमीटर इज योर 10⁻⁻12 मीटर। तो ये भी चीज़ें याद रखो, नैनोमीटर, मिलीमीटर। अगर हम बोलेंगे मिलीमीटर, अगर यूनिट दी मिलीमीटर तो हम बोलेंगे इसको मीटर में बदलने के लिए जो भी है मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻3। अगर हम बोलेंगे माइक्रोमीटर तो हम बोलेंगे 10⁻⁻6, जैसे 5 माइक्रोमीटर तो 5 × 10⁻6 मीटर ऐसा ही यूनिट है। अगर हम बोलेंगे नैनोमीटर तो नैनोमीटर के लिए हमें मालूम होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर होता है। अगर हम बोलेंगे एस्ट्रॉन तो बोलेंगे 10⁻10 मीटर होता है। अगर हम बोलेंगे पिकोमीटर, पिकोमीटर में यूनिट दी तो 10⁻12 मीटर होगा। तो इस तरह हमने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ये आपको याद होने ही चाहिए, मालूम होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी देखेंगे हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस की, इसकी एनर्जी होती है 2.18 × 10⁻18 Z² एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन n², ठीक है। n तो हमें पता ही है कि जो स्पेक्ट्रम की जो शेल्स हैं इसका ये n की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद देखो एनर्जी डिफरेंस मतलब ये है कि ये एक्साइट होके इनिशियल में एक एनर्जी जब एक्साइट होकर ऊपर गया तो उसकी एनर्जी, तो उस एनर्जी में कितना डिफरेंस हुआ। तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल दैट इज -RH रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन इन ब्रैकेट में 1/n² फाइनल माइनस n² इनिशियल। तो ये हो गया एनर्जी डिफरेंस का फाइनल एंड इनिशियल, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रिक्वेंसी यानी न्यू इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन h। तो ये तो यार देखा ही हुआ था हमने अभी भी कि एनर्जी इज इक्वल टू h × न्यू, h × फ्रिक्वेंसी, यही तो देखा था ना हम लोगों ने। एनर्जी इज इक्वल टू h × न्यू, है ना, h × न्यू एनर्जी है ना, ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन वाली एनर्जी, मिनिमम वाली एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अगर मूव भी किया है, वेलोसिटी भी पकड़ी है तो ½ तो h × म्यू c/λ को एनर्जी इज इक्वल टू h c/λ की जगह हम c/λ की जगह फ्रिक्वेंसी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो एक मतलब फॉर्मूले को कई तरीके से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको एक बेसिक फॉर्मूले पता है तो घुमा के इसको अलग अलग फॉर्म में याद कर सकते हो। तो यही बात है यहाँ पर भी, एनर्जी इज इक्वल टू h × फ्रिक्वेंसी था, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन h हो गया। व्हाट इज h पता है आपको, ठीक है। तो जिसमें डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने ये देखा था, तो डेल्टा ई की जगह ये लिख दिया और फ्रिक्वेंसी एच तो आपने प्लैंक्स कांस्टेंट लिख दिया है, ठीक है। चलो बस थोड़े से फॉर्मूले और रह गए, फटाफट करते हैं। बाकी यार ये सब शेल से तुम्हें मालूम ही होगा, ये सब चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है कि लीमैन के लिए जो शेल ऑर्बिट 1 रहेगा, बाल्मर के लिए 2, पैचम 3। तो ये याद कर लेना, क्या लो बीपी हाई 1 2 3 4 5 6 एक्साइट होके जाएगा। अगर 1 पे है तो 2 3 पे जाएगा, 2 पे है तो 3 4 पे जाएगा, अगर 3 पे पहले से तो 4 5 पे जाएगा, अगर 4 तो ये स्पेक्ट्रम है इनके। तो ये सब चैप्टर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, पहले ही चैप्टर में समझा हुआ है। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर निकालना है तो n-1 2 कब, जब व्हेन ई इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम nth लेवल टू ग्राउंड लेवल पे आ रहा है। अगर n to n है, 3 से 4 है, 5 से 6 कुछ ऐसे है, ग्राउंड लेवल की बात नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। n2 - n1, n2 क्या है फाइनल, n1 क्या इनिशियल है, इन ब्रैकेट n2 - n1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि यार हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तो हमारा हर तरीके से मोशन में है, एंगुलर मोमेंटम भी होगा उसका, सर्कुलर मोशन भी होगा। तो mvr इज इक्वल टू mvr, व्हाट इज mvr, मास वेलोसिटी रेडियस, याद रखना क्या, मास वेलोसिटी रेडियस, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये तुम लोग अपना लिख लेना अगर, क्योंकि मालूम है ये आगे सब फिजिक्स में फॉर्मूले हैं आपको,
तो हो सकता है आपको ये अभी नहीं पता होगा, इज इक्वल टू NH/2 पाई, ठीक है ना। NH क्या है पता है तुम्हें, N क्या है ये भी तुम्हें मालूम है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर अगर H इज इक्वल टू MV भी आ जाएगा, इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ से लैम्डा से H/MV, या लैम्डा इज इक्वल टू इस V की जगह अगर हम काइनेटिक एनर्जी से M इज इक्वल टू फार्मूला लेकर आए तो वो इस तरीके से भी आ जाएगा, इस फॉर्म में भी, है ना। K इज इक्वल हाफ MV का स्क्वायर, M को एक तरफ रखो बाकी सबको अदर साइड भेज दो। M की जगह पूरा फार्मूला भी आप लगा सकते हो, नॉट M की जगह, सॉरी वेलोसिटी की जगह, वेलोसिटी स्क्वायर हटाया, यहाँ पे अंडर रूट लग गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी है, ये पूरा फार्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है ना। सो फार्मूले के जो अलग अलग फॉर्म है, आप एक फॉर्म भी याद किया तो आप फिर बाद में अपने आप ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन याद पूरा भी करने तो और भी अच्छी बात है। ये अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है, इसके तो कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। इसका नंबर ऑफ शेल, सब शेल जो आपको मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ सब शेल इनिशियल एन से हम डिनोट करेंगे। ऑर्बिटल इनिशियल में n स्क्वायर कर दोगे तो ऑर्बिटल आ जाएंगे शेल के, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इनिशियल के 2n स्क्वायर से डिनोट करना पड़ेगा, 2n स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन इनिशियल आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल 2l+1, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल 2 इन ब्रैकेट 2l+1। नंबर ऑफ नोड पता है ना, नोड इस तरह अगर घूम रहे तो यहाँ मिलते हैं दोनों एटम्स, तो इसका एक नोड बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो नोड्स है, एंगुलर नोड है नोड, ठीक है। इतना तो इसके न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन हाँ स्टार्टिंग ये वाले जो मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको बोर मॉडल के, इसमें तो मतलब न्यूमेरिकल आते हैं, ये वाले तो न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इसके न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है। ये देखिए एनर्जी से रिलेटेड और प्लस ये जो है वर्क फंक्शन बताया था, वर्क फंक्शन से रिलेटेड इसके है ना न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं, ये वाला टोटल ये इसके बहुत आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना। एच म्यू मतलब टोटल एनर्जी, एच इंटू टोटल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू एच म्यू, ये कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को उखाड़ने वाली, प्लस इलेक्ट्रॉन उखड़ के अगर मोशन में भी गया तो ये फिर प्लस हो जाएगा, ये दोनों एनर्जी मिलकर टोटल एनर्जी बन गई। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग है ना न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के देखेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले जो 3-4 न्यूमेरिकल हैं तो बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, एग्जाम में इतने आते भी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जिससे कि थोड़ा रिवाइज हो जाए। जैसे यहाँ पे लिखा हो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 1 ग्राम में, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे भाई अब इसमें क्या बताना है बताओ, देखो ग्राम में पूछा गया है, हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, अगर क्योंकि हम लोग बेसिकली किलोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू याद करते हैं, तो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। तो इसको क्या करो, पहले तो इसको ग्राम में बदल लो, तो 9.1 × 10⁻³ है, किलोग्राम से ग्राम में आएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, तो माइनस का 28 हो जाएगा ना, माइनस क्या है ना, मतलब वैल्यू बढ़ रही है ना, तब ये ग्राम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। यहाँ पे n देखो, यहाँ पे लिखो ग्राम, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है, ठीक है। तो बताओ 1 ग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम लिखेंगे, ग्राम के नीचे ग्राम, तो बताओ 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x × दिस इज इक्वल टू 1 × दिस, बाद में ये वाला डिवाइड। बहुत आप लोग है ना, बहुत छोटे स्टेप्स है ना, 1 × 1 1 छोटे स्टेप मत करवाओ। तो 1/9.1 × 10⁻28, भाई इसको आप कैलकुलेशन कर लेना। अब ये सब हमसे मल्टीप्लाई डिवाइड ना करवाओ, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के इतने x मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी आंसर आएगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे पूछ लेता भी अगर, चलो यहाँ पर तो कैसे पूछा था कि इतने ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास है ना ये, तो इतने ग्राम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ 1 ग्राम, ग्राम के नीचे ग्राम, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर उल्टा पूछ लेता कि चलो 1 इलेक्ट्रॉन में तो इतना ग्राम है, इतना मास है, तो बताओ 50 इलेक्ट्रॉन में कितना मास होगा, तो यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेते, यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो इतना तो खैर 11th में वो तो इतना तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद पूछा कि कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास एंड चार्ज ऑफ, मास भी बताना है, चार्ज भी बताना है, मास भी बताना है, चार्ज भी बताना है।
तो 1 मोल, व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल क्या होता है भाई? जैसे 1 डज़न होता है ना, 1 डज़न क्या होता है? व्हाट इज 1 डज़न? 1 डज़न इज एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का एक यूनिट है। तो बोलते हैं यार 12 होता है। 1 डज़न क्या होता है? 12 होता है। इसी तरह 1 मोल क्या होता है? 1 मोल इज 6.022 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मोल। सर 1 डज़न में 12, इसी तरह 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया है। नेक्स्ट लिखा है मास बताओ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई यहाँ लिखो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखो ग्राम की बात है ना, 1 मास तो किलोग्राम में दे दो, क्योंकि पहले तो ग्राम में पूछा गया था, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे दे दो किलोग्राम। देखो एक इलेक्ट्रॉन का कितना वजन होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। किलोग्राम में देख रहे, तो बताओ इतने इलेक्ट्रॉन में, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने, 1 मोल का पूछा ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन में कितना मास होगा? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना 6.022 इंटू 10⁻23 में कितना होगा? लेट कर लो x। अब क्या करना है भाई? अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x इक्वल टू वैल्यू निकाल लेंगे, तो पता चल जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स में इतना मास होगा। करेक्ट, ओके। यहाँ पे किलोग्राम इसलिए लिया क्योंकि नीचे तो वो आपको ग्राम किलोग्राम का ऐसा कुछ बोला नहीं था। अब देखो आगे बोला है कि चार्ज बताओ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज बताओ, चार्ज बता देंगे। यहाँ लिखो n, यहाँ पे लिखो चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो बताओ 1 मोल में कितना चार्ज होगा? मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 में कितना चार्ज होगा? लेट कर लेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो उतना चार्ज मतलब कूलम आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे। ये तो मतलब बच्चों वाली बातें हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे। लिखा हुआ कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट 1 मोल ऑफ मीथेन, कि एक मीथेन के 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 मोल में तो बाई डिफॉल्ट 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल में, लेकिन मीथेन के बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीथेन तो हो सकता है मीथेन में, देखो बस बात समझे जरा, यहाँ पर मीथेन का पूछा गया है कि मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन। तो मीथेन में पहले ये तो देखें कि पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले ये तो देखें पहले से ही कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मीथेन पे। तो मीथेन का क्या होगा? CH4 होगा ना। हाँ CH4। मीथेन के लिए हम क्या लेंगे? CH4। तो बताओ यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद तो 1 मोल में जाएंगे ना। पहले से देखो कैसे देखा जाएगा बताओ, बोलो एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होगा? C का 6 होगा, H का 4 हो गया, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हो गए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन तो पहले से हो गए, तो 1 मोल की बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 1 मोल की। तो 1 मोल में कितने ये होंगे इलेक्ट्रॉन? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, सही है, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक के लिए है ना, कि एक के लिए है। एक मतलब इलेक्ट्रॉन में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे आ जाओ भाई। ठीक है, चलो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, इतने मॉलिक्यूल। एक इलेक्ट्रॉन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बताओ 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 आया ना मीथेन का, कि 10 इलेक्ट्रॉन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एक्सलेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई में x की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा कि मीथेन में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं। ठीक है, अब पूछा गया है फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 Ng ऑफ C14। ठीक है ना, मतलब टोटल तुम्हें चाहिए मास एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या पूछा गया? न्यूट्रॉन किसका? C14 का। तो C14 में पहले तो ये देखो
C14 में टोटल ये कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं C14 में। C14 का मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास दिया हुआ है, हमें एटॉमिक नंबर निकालना है। ठीक है, हमें कितना निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालना है। इसका एटॉमिक मास कितना हो गया C14 का, 14 ग्राम। यही तो बताता है एटॉमिक मास 14 ग्राम हो गया। तो बोला गया है कि 14 ग्राम में कितना होगा एटम्स 14 ग्राम में। अरे भाई C14 ग्राम में अगर ये 1 मोल है, कितना है, 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल मतलब 14 ग्राम का 1 मोल है। C14 का 1 मोल कितने ग्राम का बैठता है, 14 ग्राम। कभी भी जो बाई डिफॉल्ट एटॉमिक मास नंबर होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है ना, एटॉमिक मास नंबर वो उसका 1 मोल का दिखाता है। एक ही मोल है ना, यहाँ पे 2 3 कोई नंबर तो ऐड नहीं, मतलब 1 मोल का में 14 ग्राम है। अब अगर यहाँ पे ग्राम लिखो, यहाँ पे लिखो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो 14 ग्राम में इतने हैं 1 मोल में ना, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, हमें पता किसका करना है, 7 mg का पता करना, मिलीग्राम। 7 mg का मतलब 0.007 ग्राम। mg किस में बदल लेंगे, ग्राम में बदल लेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 1000 करके 7 mg का पूछा गया था। तो 14 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल, तो बताओ 7 mg इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो लेट क्या करना है, एक्स लेट कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो दिस मल्टीप्लाई दिस डिवाइड बाई 14 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 14 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया, डिवाइड बाई 14 आ गया। आया कि नहीं आया, समझ गए कि ये बोला गया कि 14 ग्राम। देखो बाई डिफॉल्ट कोई भी एटॉमिक मास नंबर होता है वो 1 मोल का होता है। तो ये कितने ग्राम का, 14 ग्राम का एटॉमिक मास, मतलब 1 मोल में 14 ग्राम है। ठीक, कितने, 1 मोल में 14 ग्राम है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपर का 14 दिया हुआ है, जबकि आपको पता है यार कॉपर तो यार कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे एक आइसोटोप है, 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, इसमें 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तभी 14 है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना, आ गया समझ में सर। चलो अब इसके बाद फाइंड द टोटल नंबर पता चल गया। ये तो पहले पता चल गया था। ठीक है, तो मास भी हमने निकाल दिया कि तो 7 mg में, 7 मिलीग्राम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस तरह हमने निकाल दिया। ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे, फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। इसी का प्रोटॉन इन 34 mg ऑफ NH3 अलग दिया हुआ है। NH3 आपका हो गया अमोनिया, NH3 एट STP 34 मिलीग्राम। 34 मिलीग्राम पे, मिलीग्राम को हम क्या ग्राम में बदल लेंगे, क्योंकि हमारा एटॉमिक मास नंबर होता है वो ग्राम में होता है, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर किस में होता है, ग्राम में होता है। तो देखो ये भी कितना अच्छा है। NH3 के पहले एटॉमिक मास नंबर देखो ना कि 1 मोल ऑफ NH3 कितने ग्राम का है। 1 मोल बाई डिफॉल्ट 1 मोल होता है, बाई डिफॉल्ट क्या होता है, 1 मोल होता है। तो 1 मोल NH3 होता कितने ग्राम का है, तो देखें होता कितने ग्राम का है। तो 1 मोल ऑफ NH3 होता है तुम्हारा, 1 मोल ऑफ NH3 N 14 H3 17 होता है ना, 17 ग्राम का, 17 हुआ ना, NH3 हाँ 17 ग्राम। ठीक है ना, कि 1 मोल NH3 में 17 ग्राम होते हैं। मतलब यहाँ अगर तुम ये लिखा ग्राम, यहाँ पे लिखा मोल्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, कि 17 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 मोल ना, 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। ठीक है, अब निकालना कितने का है, निकालना है तुम्हें 34 mg का। तो 34 mg कितना हुआ, 0.0034 ग्राम। 34 mg मतलब 34 डिवाइड बाई 1000 कर देना। तो कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो आ जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 17 नीचे आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.0034 डिवाइड बाई 17 है ना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो आ जाएगा कि इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल तुम्हारे हो रहे हैं। ये देखो है ना, 6 शायद 34 ग्राम की तरह 1000 डिवाइड करो, 1 1 2 2 3, हाँ तो 0.0034
0.034 होगा, नॉट 20 नहीं होगा, वेरी वेरी सॉरी, 0.034 होगा, ठीक है ना। अगर तुम मिलीग्राम ग्राम रख दो तो कितना ईजी यार, 17 ग्राम कहाँ से आया, NH3 का एटॉमिक मास कितना है, 14, 14 प्लस 3 17 ग्राम हो गया नहीं, और ये बाई डिफॉल्ट 1 मोल का होता है, तो यानी 1 मोल मतलब 1 मोल, ये 1 मोल पे इतना ग्राम है, तो बताओ इतने ग्राम में, अगर ग्राम दिया है तो ग्राम यहाँ पे एक्सलेक्ट कर लो, मॉलिक्यूल पूछा गया, अगर मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख दो और इधर एक्सलेक्ट कर लो। अगर होता है कि बताओ इतने 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 ग्राम में इतने 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 मॉलिक्यूल्स में कितने ग्राम बनेगा, तो फिर इधर एक्सलेक्ट कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ठीक है। तो खैर ये कर लेना बाद में यार, ये तो क्लास 9-10 का है। नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाले होते हैं नंबर प्रोटॉन के, ऊपर क्या होता है एटॉमिक मास नंबर होता है, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का प्लस होता है। अगर 6 प्रोटॉन है तो बताओ न्यूट्रॉन कितने, 7 हुए, 13 - 6। अगर 8 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हुए, 8 हुए, 8 + 8 16, है ना, A - Z, समझ गया ना। तो ये वाली टेबल याद कर लेना, ठीक है। हाँ, अब आएंगे मेन जहाँ से मोस्टली पूछे जाते हैं आपको, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बेसिकली। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 580 nm नैनोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा को लिखते जाएंगे, सबसे बेहतर तरीका यही होता है, डेटा लिखते हो। तो लैम्डा कितना दिया हुआ है, 580 नैनोमीटर। सर नैनोमीटर मदा नहीं आ रही है, नैनोमीटर मदा नहीं आ रही है सर, तो नैनोमीटर मदा नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻⁹ करके, ठीक है सर। तो इतनी वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी, तुम्हें फ्रिक्वेंसी मतलब न्यू बताना है, क्वेश्चन मार्क है, तो बात लाइट की है, एंड द वेव नंबर, तो वेव नंबर बताना है, एक क्वेश्चन मार्क है। बताओ यार कितने आसान आसान से हैं फिलहाल तो, ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंसी और लैम्डा का कोई फॉर्मूला है क्या, हाँ सर है, C = लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी है। हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है सर फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी नीचे आ, और लैम्डा नीचे ले आओ, फ्रिक्वेंसी को इधर रख लो, है ना। तो सी के पता है लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸, और लैम्डा तो तुम्हें दिया हुआ है, लैम्डा तो तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है ना, = फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, कैलकुलेशन आप प्लीज़ 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 खुद कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है, तो वीडियो पॉज करके पहले लेक्चर सुनना, वीडियो पॉज करना, फिर न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करना, ठीक है ना। कंटिन्यू मत देखना प्लीज़, एक जैसे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना, वीडियो को पॉज करना और देख और उसे करना पहले। अब ऐसे 1 शॉट लगाओगे ना डायरेक्ट, नहीं हो पाएगा, एक समझेगा फिर दूसरा करोगे, दूसरा फिर पहला वाला भूल जाओगे, दूसरा याद रहेगा, ठीक है। तो एक वीडियो पॉज करके एक न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। सो वेव नंबर ही पूछा गया है, तो साइड में निकाल लो यार वेव नंबर। वेव नंबर = व्हाट, वेव नंबर = 1/λ। लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है, तो लैम्डा की वैल्यू रख के निकाल देना वेव नंबर। चलो, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन, ईच ऑफ द फोटोन, एनर्जी हमें फोटोन की फाइंड करनी है, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला, अगर फोटोन की एनर्जी है तो H × μ, और अगर फोटोन इलेक्ट्रॉन को उखाड़ रहा है तो मैंने क्या बताया था, वर्क फंक्शन वाला, टोटल एनर्जी = H μ0 + ½ mv², अगर वो उखाड़ के फेंक रहा है पूरा। तो फिलहाल फोटोन की एनर्जी मतलब H मतलब क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये फॉर्मूले डिस्कशन में मैंने बताया है सब कुछ, ठीक है ना। चलो 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 चलो, तो तुम्हें फ्रिक्वेंसी दे दी गई है, फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है, फ्रिक्वेंसी तुम्हें दी गई है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, दिख रहा है। तो फ्रिक्वेंसी मैं लिख लूँगा, एक मिनट मैं थोड़ा सेट कर लूँ, अभी कंटिन्यू कर रहा है हम लोग, ठीक है। दिख रही ना, दिख रही सर। तो 3 × 10⁻15 हर्ट्ज दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हर्ट्ज दिया हुआ है तो ओके। तो एनर्जी निकालना, लगा दो ना फॉर्मूला यार, एच कांस्टेंट तुम्हें मालूम ही है ना, तो एनर्जी = H प्लैंक कांस्टेंट लगा दो। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है बोलो, 6.62। अच्छा, वैल्यू तुम्हें फ्रिक्वेंसी दी गई है, फ्रिक्वेंसी दी गई ना, हाँ फ्रिक्वेंसी दी गई है,
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 ये प्लैंक कांस्टेंट है। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और अभी मैंने फॉर्मूले बताते टाइम पूरा बताया। इनटू फ्रिक्वेंसी कितनी 3 इंटू 10 की पावर 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारे जूल में आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ओके चलो फिर आगे पूछा है कि वेवलेंथ, अब वेवलेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। देखो पहले किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, फ्रिक्वेंसी देखकर, ठीक है वो क्वेश्चन अलग है। अब पूछा क्या, अगर वेवलेंथ, अब ये भूल जाओ पर फ्रिक्वेंसी, अगर वेवलेंथ इतनी है तो तुम्हारी फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। चलो तेजी से लगाएंगे फॉर्मूला। तुम्हें वेवलेंथ दिया है तो वेवलेंथ की डेटा लिखो। वेवलेंथ कितनी दी गई है 0.50 एंगस्ट्रॉम है। मज़ा आ रही है क्या एंगस्ट्रॉम लिखने में? नहीं सर मज़ा तो नहीं आ रही है। तो 0.50 इंटू 10 की पावर -10 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा यूनिट पे आ गया, हम कंफर्टेबल हो गए। अब हमसे ई पूछा है तो ई इज इक्वल टू लैम्डा से रिलेटेड फॉर्मूला क्या लगा देंगे। एच इंटू एक तो फ्रिक्वेंसी है लेकिन वो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में, तो एच इंटू सी बाई लैम्डा। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वॉट, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ठीक है ना, तो फ्रिक्वेंसी का सी बाई लैम्डा रिप्लेस कर देना। अब एच प्लैंक कांस्टेंट पता है सर, पता है। सी मालूम है, हाँ सर पता है, सी 3 इंटू 10 की पावर 8 होता है। लैम्डा सर लैम्डा तो दिया हुआ है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर देना और एनर्जी निकाल दो। तो ऐसे इजी वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं इजी हैं और लेकिन आते हैं। ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या लिखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ निकालना है क्वेश्चन मार्क। देखो मैं किस तरीके से जो पढ़ रहा हूँ मैं फ़ौरन डेटा फिल करता जा रहा हूँ। कितना अच्छा टाइम बचाने का भी सही तरीका है, ये कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें पूरी कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर लाइट एंड वेव हुज पीरियड इज 2.0 10 के -10 टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड तुम्हें दिया हुआ है 2.0 इंटू 10 की पावर -10 सेकेंड दिया हुआ है, मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है। तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें पता करना है फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और तुम्हें फ्रिक्वेंसी के ऊपर बार यानी वेव नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ये दो चीज़ें पता करनी है। तो भाई इसको तो यार तुम खा जाओ। देखो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वॉट 1/t, टी तुम्हें दिया है तो 1 दिस वैल्यू एंड व्हाट इज योर वेव नंबर। हाँ सर वेव नंबर समझिए, फ्रिक्वेंसी समझ गया ना, फ्रिक्वेंसी समझ गया ना 1/t, तो टी दे देंगे। और हाँ तुम्हें लैम्डा भी तो पता करना है, लैम्डा भी तो पता करना है, लैम्डा भी तो पता करना है। सर पता चल जाएगा ना, क्यों, जब सर यहाँ से फ्रिक्वेंसी हमें पता चल जाएगी तो लैम्डा के लिए क्या लगाओगे, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। लैम्डा इधर है यानी सी बाई फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी तुमने यहाँ से पता कर ली, यहाँ से पता कर ली, फ्रिक्वेंसी लगा देंगे। सी की वैल्यू सर हमें पता है बचपन से ही 3 इंटू 10 की पावर 8 अप्रॉक्स लेंगे, तो सी अपॉन और जो फ्रिक्वेंसी 1/t है तुमने पता है कि वो लगा देना, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए सर, वेव नंबर चाहिए। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या 1/λ, तो यहाँ तो तुम्हें लैम्डा मिल चुका है तो 1/λ लगा देना है ना। ये सारा पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है तुम्हें, इतना ईजी था, ओरली कर लिया, ओरली कर लिया, ये दिया हुआ है। ठीक है तो वीडियो को पॉज करना, उसे करना और वीडियो को दोबारा देखना। 3 बार देखोगे तो मतलब समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आ जाएगा, बैठ जाएगा दिमाग में। तो इसमें ये नहीं है कि यार 3 बार हम क्यों देखें, हम ऐसा सोच के टाइम ना बर्बाद करें। जितना तुम बार सोचोगे ना, अरे यार 3 बार देखना, सोच के फिर क्या होगा मालूम, टाइम वही घूम फिर के टाइम वही पड़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि बेहतर है कि टीचर ने जो कहा है उसे बस मान लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा व्हाट इज नंबर ऑफ फोटोन, एन पता करना है। चलो, ऑफ लाइट विद वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर, 4000 पिकोमीटर में क्या चाहिए, वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 4000 पिकोमीटर। सर पिकोमीटर में मदद नहीं आ रही है, पिकोमीटर में मदद नहीं आ रही है, हम इसको मीटर में बदल लेंगे इंटू 10 की पावर -12 करके। चलो ठीक है, ये हो गया मीटर। ओके ओके सर। और बोल रहा है कि प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो दिया हुआ है वो 1 जूल दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम्हें एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये बोला गया है कि 1 जूल एनर्जी में कितने फोटॉन्स आ जाएंगे, ऐसा पूछा गया है, ऐसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे मालूम है, हम यहाँ लगाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन
और यहाँ लगाएंगे जूल एनर्जी। ठीक है, पहले ये देखो अगर वेवलेंथ इतनी होती तो उसमें कितनी एनर्जी होती, पहले से ये पता करो। अगर वेवलेंथ इतनी है तो कितनी एनर्जी होती, पहले ये पता करो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, एनर्जी इज इक्वल टू एच प्लैंक कांस्टेंट सी अपॉन लैम्डा। हाँ सर, ठीक है ना। तो एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट क्या होगा तुम्हारा, बोलो 6.626, सी 3 इंटू 10 की पावर 8, लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है 4000 इंटू 10 की पावर -12। यानी कि जो तुम्हें दिया हुआ है एनर्जी, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, ये हैं फोटॉन्स हैं, उसमें ये तुम्हें एनर्जी दी गई है, इतनी एनर्जी दी गई है ना, H इंटू सी अपॉन लैम्डा, ये एनर्जी दी गई है। ठीक है, मतलब एक किसकी, ठीक है ना, ए वेवलेंथ, ए मतलब वन फोटॉन की। तो वन, अब बस आ जाओ अपने वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला खेल है ना। तो वन फोटॉन में इतनी एनर्जी है 6.626 इंटू 10 की पावर -34, मैं लिखना ही भूल गया, इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4000 इंटू 10 की पावर -12, है ना। भाई तुम्हें एक फोटोन की वेवलेंथ दी गई थी, है ना। तो हमने क्या किया, एक फोटोन की टोटल एनर्जी निकाल ली। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एच की जगह एच डाला, सी की जगह सी डाला, लैम्डा जगह लैम्डा डाला, और एक फोटोन की एनर्जी आ गई। अब आज अपने क्रॉस मल्टीप्लाई वाले खेल में, तो ये ठीक, एक फोटोन में इतनी एनर्जी है, तो बताओ एक जूल में, है ना, एक जूल में कितने फोटॉन्स आ जाएंगे, लिख कर लेंगे एक्स। सीधे बोला गया, उल्टा पूछता उल्टा कर लेते हैं। तो बताओ 50 न्यूटन फोटॉन में कितनी एनर्जी होती है, यहाँ पे एक्सलेट कर लेते, 50 यहाँ कर देते। अब क्या करना है भाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है प्लीज़, अब ज़्यादा ना करवाना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। एक्स इंटू दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1, तो ये जाके 1 के पास जाके ये पूरा रेसिप्रोकल कर जाएगा, है ना। समझिए, एक्स इंटू दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1, फिर एक्स के पास ये जो लगा है इसको हटा के इसके पास भेज देंगे अदर साइड, और निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू, नंबर ऑफ फोटॉन निकाल लेंगे। मतलब 4000 ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेंगे। देख लो। ठीक है, इन्होंने सॉल्यूशन कर करके किया है। तो आप जैसे इन्होंने पूरा देखो एक सिंप्लीफाई किया, तो आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं ना। ये इतना सिंप्लीफाई किया है तो सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे करो, आप आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब इन्होंने फ्रिक्वेंसी निकाली है, उसके बाद एच इंटू फ्रिक्वेंसी किया है, मैंने डायरेक्ट सी बाई लैम्डा कर दिया है ना। फ्रिक्वेंसी में निकाल के अलग क्यों करूँ, तो मैंने पूरा, क्योंकि जहाँ पे आंसर पूरा नहीं पूछ रहा वहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई करने का टाइम बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। मैं पूरा लेके चल रहा हूँ पीस, पूरा पीस उठा के लेके चल रहा हूँ मैं, है ना। मुझे यहाँ पर तो एक फोटॉन की फाइनल एनर्जी तो नहीं पूछी थी, तो मैं क्यों फाइनल यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ। मुझे तो इसके लिए ज़रूरत थी कि एक फोटॉन में इतनी एनर्जी कैसे आया, फॉर्मूले से आ गया। तो बताओ एक जूल में कितनी एनर्जी होगी, तो जूल के नीचे जूल रख लेंगे। एक जूल में कितने फोटॉन होंगे, तो जूल के नीचे जूल रख लूँगा मैं, और यहाँ पे एक्स लेट कर लूँगा, है ना। ओके, बहुत ईजी था। चलो 2.9 देखते हैं। 2.9 देखते हैं। जैसा कि मैंने तरीका बताया है आपको कि डेटा को बहुत अच्छे से लिखते जाओ, इससे कि आपको आसानी होती रहे। देखो यहाँ पे लिखा है ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस मीटर। ठीक है, वेवलेंथ दी गई है तुम्हें, वेवलेंथ मैंने यहाँ पे लिख लिया, वेवलेंथ इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -7, 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर में दी गई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑन मेटल स्ट्राइक कर रहे हैं ना, फोटोन आके टक्कर मारी मेटल में। क्यों टक्कर मारी, क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को अलग कराना था मेटल में से। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब वर्क फंक्शन याद है, वर्क फंक्शन H इंटू म्यू नॉट, है ना बेसिक। भाई हमारे टोटल एनर्जी फॉर्मूला क्या था, H म्यू नॉट प्लस हाफ mv का स्क्वायर। तो इतना वर्क फंक्शन मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी उखाड़ने में लगी, कितनी लगी 2.13 जूल है क्या, नहीं सर जूल नहीं है सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो जूल में हम बदल लेंगे, है ना। हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है, हम जूल हमारी एसआई यूनिट होती है, ये भी एनर्जी है, तो हम जूल में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बदलेंगे देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। तो 2.13 ईवी में कितने जूल होंगे, है ना। 2.13 ईवी में कितने जूल होंगे, क्वेश्चन मार्क, तो मल्टीप्लाई कर लेना, है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर लेना। एक, अरे भाई एक चॉकलेट कॉस्ट 10 रुपये, तो 20 चॉकलेट कॉस्ट कितनी होगी, 20 इंटू 10 होगी ना, तो 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे, 2.13 इंटू 10, तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जूल में कन्वर्ट तो कर देना जूल में, मैं डायरेक्ट यहाँ लगाए दे रहा हूँ, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये ईवी हटा दो, ये हो गया पूरा जूल, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो डेटा भी मैं फिल कर दिया। देखिए आगे पूछा क्या है भाई, पूछा क्या यार, एनर्जी ऑफ फोटोन बताओ। अरे भाई फोटोन की एनर्जी बतानी ना, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, सही बात है, हाँ सर सही बात है, हाँ सर सही बात है। जिसमें ये तो हमें पूरा मालूम पड़ चुका है ना, एच म्यू नॉट वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन तो तुम्हें दिया ही हुआ है ना, ये पार्ट तो तुम्हें दिया ही हुआ है, देखो ना वर्क फंक्शन, इसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन डब्ल्यू 2.13 ई वोल्ट दिया था, तो मैंने कन्वर्ट कर लिया था जूल में, तो 2.13 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस हाफ एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, हाफ। अच्छा एक और तरीका है आसान, इस तरीके से कर सकते हो, एक और आसान तरीका बता दें। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एच इंटू म्यू फ्रिक्वेंसी, ये है ना, है कि नहीं, हाँ सर है। तो एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया, प्लैंक कांस्टेंट तुमने रखा 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ओके। फ्रिक्वेंसी अगर मिल जाए कहीं से, फ्रिक्वेंसी अगर कहीं से मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, तो ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा कर लेते हैं ना, क्या कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सर लैम्डा दिया है, हाँ भाई लैम्डा दिया है, तो बहुत आसान हो रहा है यहाँ से, देखो ना लैम्डा दिया हुआ है तुम्हें, है ना। तो इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7, यहाँ से निकल आएगी फ्रीक्वेंसी, खत्म किल एच प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, बस। तो यहाँ से करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है फिलहाल, तो एज पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने एनर्जी का लगाया एच इंटू न्यू, न्यू इज़ वॉट फ्रिक्वेंसी ऑफ, जो फोटोन की फ्रिक्वेंसी है वो है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो एच हमें मालूम था और फ्रिक्वेंसी हमने सी बाई लैम्डा से निकाल लिया, इसलिए निकाल पाए क्योंकि लैम्डा हमें दिया था, नहीं दिया होता तो यार यहाँ पे हमें दिमाग चलाना पड़ता है कि नहीं। चलो ये हो गया। अच्छा सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी बताओ। कितना आसान है भाई काइनेटिक एनर्जी, देखो देखो देखो, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर बताना है, देखो तुम्हें ये पूरा पार्ट बताना है, ये पूरा पार्ट के ही बताना है, इसको ओपन मत करो, के ही बताना है। देखो तुम्हें वर्क फंक्शन तो मालूम ही है, मैंने बता दिया था, क्यों, क्योंकि सब दिया हुआ था, मैंने इसे कन्वर्ट किया जूल में, ठीक है। एनर्जी तो तुमने यहाँ से निकाल ली, एनर्जी निकाल ली ना यहाँ से, तो एनर्जी यहाँ पे रख देंगे। हमें निकालना है क्या है, हमें हाफ एम वी का स्क्वायर निकालना है, इस पूरे वाले पार्ट को ये प्लस में है, उधर जाके एनर्जी से ये वाला माइनस करा देना, हाफ एम वी का स्क्वायर आ जाएगा। हमें के ही पूछा है, हमें क्या पूछा, के, तो हाफ एम वी स्क्वायर की जगह के लिख देना, क्या लिख देना यहाँ पर, के ही, है ना, ओपन खुला दिखाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पूरे पार्ट को अदर साइड एनर्जी से माइनस करा देना, ठीक है ना, तो तुम्हारा के ही आ जाएगा। अच्छा तुम्हारा के ही आ गया, तुम्हारा के ही आ गया। अब क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, कितने वेलोसिटी से भागा। अरे भाई हमें के ही मालूम पड़ गया है कि नहीं है, हाँ सर मालूम पड़ गया है। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पे कि समझो 20 आ गया, समझो 20 आया, यहाँ से माइनस कराएंगे, समझो 20 आ गया, इज इक्वल टू हाफ एम, एम क्या रहेगा, मास, मास कितना होता है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन का मास,
इलेक्ट्रॉन का मास डाल देना यहाँ पर, ठीक है, मास डाल देना। मास डालने के बाद वी स्क्वायर तो ढूंढना है हमें, तो सबको इधर भेजना, फिर स्क्वायर यहाँ से हटा के इस वाले पूरे फिगर को रूट कर देना, v इक्वल टू आ जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, ठीक है। तो इतना आसान है, ठीक है। तो मास डाल के कर देना, ठीक है ना। मास अदर साइड जाके क्या हो जाएगा, मास अदर साइड डिवाइड हो जाएगा जाके, देखो ये मास डिवाइड हो रहा है, 9.1 इंटू 10⁻31 है ना, डिवाइड हुआ। देखो यहाँ मास आके डिवाइड हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के नीचे, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। तो कितना ज़बरदस्त सम है, कितना इंपॉर्टेंट सम चल रहे हैं, ये सारे ही सम कितने इंपॉर्टेंट हैं। बस ये प्रैक्टिस कर लो तो काफ़ी हद तक की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। सो 2.10 आखिरी सम ये करेंगे आज हम लोग, फिर बाकी कल कम से कम 20 सम कल करेंगे, आज 10 सम करेंगे हम लोग, क्योंकि आज फॉर्मूला एक्सप्लेन भी मैंने किया है। और टोटल सम कितने हैं, टोटल सम तो मेरे ख्याल से 60-70 के आसपास सम है, ठीक है। एक और सम कर लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल कर लेंगे। 46 मिनट का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेव लेंथ 242 नैनोमीटर। तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि सबसे पहले डेटा लिखते जाओ, तो लैम्डा इज इक्वल टू 242 नैनोमीटर है। सर नैनोमीटर तो नहीं अच्छा लग रहा है, हम 10⁻⁹ करके मीटर डाल लेंगे, ये ठीक है। इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, मतलब ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी है वो सिर्फ वर्क फंक्शन के बराबर ही है ना, इसी के बराबर है, इससे ज़्यादा नहीं है, प्लस mv प्लस के ही नहीं है, क्योंकि कह रहे जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम, सिर्फ हटा पा रहा है, हटा के वेलोसिटी एक्स्ट्रा नहीं दे पा रहा है। हम लोग ये भी लिखते हैं ना, प्लस हाफ mv का स्क्वायर, वो वेलोसिटी नहीं आ पा रही, बस जस्ट ऐसे उखड़ा जा रहा है, ठीक, इलेक्ट्रॉन उखड़ा जा रहा है, ठीक। तो सिर्फ ये एनर्जी है, सिर्फ इसी के बराबर है। सो सोडियम, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल। चलो तुम्हें एनर्जी निकालनी है, निकालेंगे ना एनर्जी। एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू बोलो, क्या मुझे बार बार बताना पड़ता है क्या, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू, सर फ्रिक्वेंसी तो दी नहीं है, सर फंस गए क्या हम लोग फंसे नहीं है भाई, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दो ना, क्या सी बाई लैम्डा, तुम्हें लैम्डा दिया हुआ है, तुम्हें सी मालूम है, 3 इंटू 10⁸ है कि नहीं है, तो फंसे नहीं हम लोग, ठीक है। बहुत आराम से हमने इस क्वेश्चन को डील कर लिया, हंसते खेलते डील कर लिया। यहाँ पे 6.62 तक भी लिखा तो भी चल जाएगा, इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा 242 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। बस निकाल लेना इसका आंसर। देखा कितनी खूबसूरती से और कितना, मतलब कितने इजी गोइंग हम लोग गए, कितना इजी गोइंग गए फॉर्मूले के बेस पर, है ना। जबकि कॉन्सेप्ट मैंने समझाया नहीं, आपको समझा होगा पहले, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर रिपीट नहीं किया, ठीक है ना। तो ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोग ने कर लिए, और बाकी के 15 क्वेश्चन कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, हो जाएगा।